Hi everyone, this is Ravneet and we will be starting with the paper of Forensic Medicine and Toxicology of year 2017. तो सबसे पहले वही क्वेश्चन है to write the findings and the medical legal importance. So the first question is the girl is 18 years of age. तो इसमें हमें 18 years of age की findings लिखनी है और फिर उसका मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस लिखना है। तो सबसे पहले फाइंडिंग्स में टीथ होंगे। तो 18 ईयर ऑफ गर्ल के जो टीथ है 2 विजडम टीथ आए हुए होंगे और एक्सरे पे विजडम टीथ की रूट्स कैल्सीफाई नहीं होंगी। देन ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, तो जो एल्बो पे जितने भी एपिफाइजेस है, हेड ऑफ फीमर और लोअर एंड ऑफ टीबिया, ये सभी एपिफाइजेस अपने रिस्पेक्टिव शाफ्ट से जॉइन कर जाते हैं। फिर रिस्ट, नी, क्रेस्ट ऑफ इलियम और जो लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल पे एपिफाइजेस है वो सारे यूनाइट हो जाते हैं। एक्रोमियन आता है लेकिन अभी यूनाइट नहीं होता। अपर एंड ऑफ ह्यूमरस फ्यूज़ हो जाता है और जो क्लेविकल का इनर एंड है वो अपीयर होता है अभी। तो 2 चीज़ें अपीयर होती है, एक्रोमियन और इनर एंड ऑफ क्लेविकल। एंड एपिफाइजेस एल्बो, हेड ऑफ फीमर, लोअर एंड ऑफ टीबिया, रिस्ट, नी, क्रेस्ट ऑफ इलियम और लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल, ये सब यूनाइट हो जाते हैं। नाउ सेक्स, तो हाँ हमने क्या कहा, 18 ईयर गर्ल, तो गर्ल है तो देयर विल बी पोजेशन ऑफ डेवलप्ड ब्रेस्ट, फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर होगा, सबक्यूटेनियस फैट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी एंड वेजाइना इज प्रेजेंट। इंटरप्रिटेशन क्या है कि फीमेल मतलब मेल्स में जितनी एज पे कार्टिलेजिनस बोन के एपिफाइजेस की यूनियन होती है, फीमेल्स में ये 2 साल पहले हो जाता है एक्सेप्ट स्कल फ्रैक्चर। तो जो स्कल फ्रैक्चर है उसका जो ऑब्लिटरेशन है वो फीमेल्स में, स्कल का सूचर वो फीमेल्स में देरी से होता है। एंड जो एल्बो पे जो एपिफाइजेस है वो अपनी शाफ्ट से जॉइन करते हैं फीमेल्स में 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज में। नाउ कमिंग टू मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, तो सबसे पहले आएगी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या आता है, हम जब कॉन्सेंट की बात करते हैं तो कॉन्सेंट होगी टू सफ़र हार्म, और वो 2 चीज़ों के लिए हो सकता है, एक तो खुद के फ़ायदे के लिए और एक खुद के फ़ायदे के लिए नहीं। जो खुद के फ़ायदे के लिए है जैसे ऑपरेशन, सो वो चिल्ड्रन जो 12 साल से बड़े हैं वो कॉन्सेंट दे सकते हैं। जो खुद के फ़ायदे के लिए नहीं है जैसे कि रेसलिंग, वो 18 साल से ऊपर के अपने कॉन्सेंट दे सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं। देन जुडिशियल पनिशमेंट, जुवेनाइल कोर्ट में किसका ट्रायल होता है, बॉयज़ बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज एंड गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। और अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो या तो वो पेरेंट्स को एंट्रस्ट कर दिया जाता है फॉर स्पेशल केयर या फिर करेक्शन स्कूल में भेजते हैं। एम्प्लॉयमेंट 14 ईयर से कम नहीं हो सकती। किडनैपिंग कब कहते हैं, 16 ईयर से कम बॉय एंड 18 ईयर से कम गर्ल। मैरिज की एज क्या है, गर्ल अंडर 18 ईयर्स, बॉय अंडर 21 ईयर्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट अ वैलिड मैरिज। देन मेजॉरिटी, तो 18 ईयर्स से नीचे के बच्चों को माइनर कहा जाता है एंड बड़े लोगों को मेजर कहा जाता है। इट कम्स अंडर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। लेकिन जब तक वो 21 ईयर्स के नहीं होते, दे आर अंडर अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय अ कोर्ट या फिर अंडर द कोर्ट ऑफ वोट्स। हाँ, एंड 18 ईयर्स से कम जो माइनर्स होते हैं वो एक वैलिड विल नहीं बना सकते, अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, या दे कैन नॉट सर्व अ ज्यूरी। देन रेप अंडर सेक्शन 375 IPC, sexual intercourse by a man with a girl under 18 years constitute offense of rape. So this was about the girl is 18 years of age. Second question is, what do we mean when we say the body is showing adipocere? तो एडिपोसीर क्या आता है, जब कोई बॉडी पानी में इमर्स्ड होती है या फिर वो मॉइस्ट सॉइल में पड़ी होती है, मतलब मॉइस्चर के पास वो बॉडी है, तो जो फैटी टिश्यू होते हैं वहाँ पे ये एडिपोसीर बन जाता है। ये क्या आता है, एक वैक्स लाइक ग्रीसी येलोइश वाइट सब्सटेंस होता है, रेंसिड से स्मेल होती है,
पानी से स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है तो ये फ्लोट करता है। आराम से आप इसे कट कर सकते हो और जब इसे बर्न करोगे तो फेंट येलो फ्लेम आएगी और अमोनिया रिलीज़ होता है तो फन से स्मेल होती है। एंड देन जो फ्रेश एडिपोज सीड है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट होती है, ओल्ड वाली ड्राई और ब्रिटल हो जाती है। फैटी टिश्यू में होता है जैसे कि चीक्स, ब्रेस्ट, बटक्स एंड एब्डोमेन। तो इंटरप्रिटेशन क्या है कि या अगर एडिपोसीड है तो या तो बॉडी वॉज इमर्स्ड इन वाटर या फिर डैम्प सॉइल में पड़ी थी। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर एक्सटर्नल फीचर्स प्रिजर्व्ड है तो हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इंजरीज रिकग्नाइजेबल है तो कोज ऑफ डेथ पता चल जाएगा, टाइम पास सिंस डेथ पता चल सकता है एंड प्लेस पता चल सकती है जहाँ से बॉडी रिकवर हुई है। नेक्स्ट इज़ व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से कि डेथ इज़ ड्यू टू बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम क्या होता है? जब इंटेंशनली एक बेबी को उसका जो नोन मतलब केयर टेकर अगर इंजरीज इन्फ्लिक्ट करता है तो उसे कहते हैं बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। तो अगर डेथ है तो हमें फाइंडिंग्स क्या मिलेगी बॉडी पे? अभी क्या होता है कि इंजरीज इन्फ्लिक्ट हुई पड़ी है तो ब्रूजेस होंगे फेस पे, ट्रंक पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे, ग्रिप मार्क पे, और अपर लिम्ब का फ्रेन्यूलम टीयर होता है मोस्टली, और एल्वियोलर मार्जिन ऑफ गम्स पे टीयर हो सकते हैं। हेड इंजरी हो सकती है, स्कल का फ्रैक्चर हो सकता है, सबड्यूरल हिमाटोमा हो सकता है, लिवर रप्चर कर सकता है, मेजेंट्रिक हेमरेजिस हो सकती है, कई बार फ्रेश बर्न्स विद सिगरेट्स होते हैं, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, डिटैच टाइनिया डिस्प्लेस लेंसेज होता है, हाई ऑट बोन और थायराइड कार्टिलेज पे इंजरीज हो सकती है, रिब्स वर्टिब्रल बॉडीज फ्रैक्चर हो सकती है, विसरा रप्चर हो सकता है, सोल्स पे इंसीजन हो सकता है, और आर्म्स और लेग पे एसिमेट्री दिख सकती है। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है कि विक्टिम अनवांटेड चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड, या फिर ऐसा चाइल्ड जिसकी फादर्स पैटर्निटी इज़ इन डाउट, ऐसा कोई भी विक्टिम हो सकता है। इट कैन बी रिजल्ट ऑफ सडन लॉस ऑफ टेम्पर। जो अक्यूज्ड है उसका IQ कम हो सकता है, या वो खुद बैटर्ड बेबी से मतलब खुद वो एक बैटर्ड बेबी हो सकता है। हिस्ट्री हो सकती है फैमिली में स्ट्रेस की, इमोशनल प्रॉब्लम्स की, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड हो सकता है। द नेक्स्ट इज व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से कि द बॉय इज़ अ हैबिचुअल पैसिव एजेंट। तो passive agents, so here we are referring to the sexual offenses where the boy is a habitual passive agent, and active agent कोई भी हो सकता है, boy a male और a female। तो pediatric passive agent को हम कहते हैं केटामाइड। सो फाइंडिंग्स कैसी होगी? अब क्योंकि बॉय इज़ अ पैसिव एजेंट तो जो एनल इंटरकोर्स है वो कॉमन होगा, तो इसलिए एनल स्किन विल बी स्मूथ एंड थिक, एनल ओपनिंग विल बी डीपर देन यूजुअल, क्योंकि जो फैट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो डिप्रेशन इज़ फनल शेप। एनल स्फिंक्टर बहुत ही लेक्स होता है और डाइलेटेड होगा एनल कैनाल, और जो एनल म्यूकोसा में रुगोसिटी होती है उसका लॉस हो जाता है। And there can be presence of fissure या fissure scar due to any injury during intercourse, और hemorrhoids हो सकते हैं। क्लोथ पे कुछ stains मिल सकते हैं, anal hair may be shaved, या फिर there can be signs of implanted venereal disease। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है कि सोडोमी का एविडेंस क्या आता है? प्रेजेंस ऑफ सीमन इन एनस, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ, हमें किसकी करनी है? एक्टिव पैसिव एजेंट दोनों की। एंड इसमें फोल्स चार्जेस बना सकते हैं फॉर ब्लैकमेल, तो इसलिए इसकी मेडिकल लीगल इम्पॉर्टेंस हो गई। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो राइट द शॉर्ट नोट। तो पहला क्वेश्चन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ डेथ। तो ये होता क्या है? ट्रेडिशनली डेथ का मतलब हम क्या करते, डेथ इज़ इक्वल टू जब ब्रेन चलना बंद हो जाए, रेस्पिरेशन बंद हो जाए और कार्डियक फंक्शन बंद हो जाए, तो इससे जब लाइफ इरिवर्सिबली और परमानेंटली ख़त्म हो जाती है उसको कहते हैं डेथ। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है मूवमेंट ऑफ डेथ का कि जब ब्रेन का फंक्शनिंग बंद हो जाती है या मतलब ब्रेन स्टेम डेथ है, तो मतलब क्या है कि
मतलब जो पर्सन है वो वापस से लाइफ नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्रेन स्टेम डेथ को हम डेथ लीगली मानते हैं। एंड क्योंकि बाकी ऑर्गन्स अभी चल रहे होते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। करेक्टरिस्टिक क्या है ब्रेन स्टेम डेथ की? प्यूपल्स आर फिक्स्ड इन डायमीटर, कोई भी मियोसिस मिड्रासिस नहीं होगा। सभी रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट, गैग रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट विल बी एब्सेंट जब आप मैकेनिकल रेस्पिरेटर हटा दोगे। एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट इन इंडिया, ब्रेन स्टेम डेथ एक लीगल डेथ होती है। तो स्टेजेस ऑफ डेथ क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन के फंक्शन ख़त्म हो जाता है। देन हार्ट एंड लंग्स, इसे कहते हैं सोमैटिक सिस्टमिक या फिर क्लिनिकल डेथ। उसके बाद क्या होता है कि अभी जैसे हार्ट चलना बंद हो गया लेकिन जो ब्लड था वो पंप हो चुका होता है, तो ऑक्सीजन थोड़ा सा होता है बॉडी में जिसके कारण टिश्यू और सेल सर्वाइव करते हैं। जब ये इंडिविजुअल टिश्यू और सेल भी मर जाते हैं इसे कहते हैं सेल्यूलर डेथ। जो नर्वस टिश्यू है पीसमेल डेथ होती है, मतलब एकदम से सब कुछ नहीं ख़त्म हो जाता। नर्वस टिश्यू 5 मिनट में मर जाता है लेकिन मसल कैन सर्वाइव अप टू 3 to 4 hours। एंड सेल्यूलर डेथ इज़ अकम्पनीड बाय कूलिंग ऑफ बॉडी, और आई, स्किन और मसल में कुछ चेंजेस होते हैं। सोमैटिक डेथ के बाद एटलीस्ट 3-4 घंटे के बाद सेल्यूलर डेथ होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है क्रिमिनल अबॉर्शन की? सबसे पहला है शोक। तो क्या होता है कि क्रिमिनल अबॉर्शन में कोई सेफ़ प्रोसीजर यूज़ नहीं होता। इसमें बिना एनेस्थेटिक के यूट्रल मतलब सर्विक्स को डायलेट करते हैं। तो जब आप बिना एनेस्थीसिया के डायलेट कर रहे हो तो जो सर्विक्स है वो स्टिमुलेट होगा। तो स्टिमुलेट होगा तो एक रिफ्लेक्स जाएगा टू वेगस नर्व। तो वेगस वेगल इनहिबिशन मतलब वेगस इनहिबिटरी स्टिमुलस पास करेगा जिसकी वजह से इमीडिएटली शॉक हो सकता है। देन वेजाइना और यूट्रस में इंटरनल इंजरी या परफोरेशन की वजह से हेमरेज हो सकता है। इससे जो प्लेसेंटा का सेपरेशन है वो इनकम्प्लीट हो सकता है, और जो यूट्रस और पेल्विक ऑर्गन से बहुत पेल और अनीमिक हो जाते हैं अगर हेमरेज की वजह से डेथ हुई है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरिंग डेथ हुई है तो फिर जो यूट्रस और पेल्विक ऑर्गन है वो कंजेस्टेड होंगे। देन वी हैव एयर एंड फैट एम्ब्यूलाई। तो क्या आता है क्रिमिनल अबॉर्शन में यूट्रस में लिक्विड या फिर सोपी सॉल्यूशन इंजेस्ट कर देते हैं अंडर प्रेशर। तो जब हम इसको इंजेस्ट करते हैं तो फिर जब मेम्ब्रेन्स है उसकी सेपरेशन हो जाएगी तो अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन क्या है कि हम अगर दे रहे हैं लिक्विड और सोपी सॉल्यूशन, उससे जो एयर और फैट है वो मैटरनल सर्कुलेशन में जा के एम्बुलस बना सकती है। देन वी हैव सेप्सिस, क्योंकि कोई सेफ्टी यूज़ नहीं होती, कोई सैनिटेशन यूज़ नहीं होती, तो इसलिए सेप्सिस, टेटनस या रीनल फेलियर की वजह से भी डेथ हो सकती है। तो कौन से आईपीसी रिलेटेड है क्रिमिनल अबॉर्शन के लिए? 312, 13 और 14। 12 हम कब कहते हैं कि अगर कॉन्सेंट से क्रिमिनल अबॉर्शन किया गया है तो क्या है 3 years की इम्प्रिजनमेंट है। 313 आईपीसी में क्या आता है? बिना कॉन्सेंट के किए हैं। 314 में क्या आता है? इफ़ क्रिमिनल अबॉर्शन लीड्स टू डेथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा। एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा लीस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल हेमरेज है। कोजेस क्या मोस्टली ट्रॉमेटिक होता है और यूनिलेटरल होता है। ये क्या है, हाँ, 2 तरह की इंजरीज होती है, कूप इंजरी और काउंटर कूप इंजरी। कूप इंजरी का मतलब है जहाँ पे साइट ऑफ इम्पैक्ट मतलब जहाँ पे ट्रोमा हुआ है उसी साइड पे हमें हिमाटोमा मिल रहा है, और काउंटर कूप इंजरी है कि दूसरी उसकी अपोजिट साइड पे मिलता है। तो जो एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा है ये यूजुअली कूप इंजरी होता है, ये काउंटर कूप इंजरी नहीं होता। एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा इज़ कॉमन इन अडल्ट 20 से 40 साल के बीच में। एल्डरली चिल्ड्रन में कम होता है, क्योंकि ड्यूरा
इज़ एडहेरेंट टू स्कल, तो एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, मोस्टली फिशर टाइप फ्रैक्चर होता है। एंड क्या होगा कि अगर लेटरल कॉन्वेक्सिटी पे ब्लो इम्पैक्ट आया तो टेम्पोरल बोन का फिशर फ्रैक्चर होगा, तो उसके नीचे क्या होता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, उसका रप्चर हो जाएगा विच लीड्स टू एक्स्ट्राड्यूरल हिमाटोमा। कॉमन वेसल्स कौन से? मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व है, उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच और मिडल मेनिंजियल वेन। क्लिनिकल फीचर क्या है? कंकशन की वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, जिस साइड पे हेमरेज हुई है वहाँ पे डायलेशन ऑफ प्यूपिल होता है, और जो आईज़ है उसकी डेविएशन हो जाएगी टू अपोजिट साइड। फिर क्या है कि इधर अनकॉन्शियसनेस होती है, फिर थोड़े टाइम के लिए कॉन्शियसनेस आती है, देन दोबारा अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। तो ये जो कॉन्शियसनेस का स्टेज है इसे ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं। सीटी स्कैन में अब क्या होता है कि जो सबड्यूरल हेमरेज है ये दो सूचर्स के बीच में लिमिटेड होता है, तो इसलिए बाइकॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप्ड हेमरेज होता है। इसका मेडिकल लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है कि जो ल्यूसिड इंटरवल है इस बीच पेशेंट को डिस्चार्ज डॉक्टर कर सकता है, मतलब डॉक्टर करते हैं, करना नहीं चाहिए, और अगर उसकी डेथ हो जाती है इसमें सो डॉक्टर मे बी चार्ज विद नेग्लिजेंस। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज रिजेंबल कर सकता है ड्रंकनेस को, तो इसलिए पुलिस कस्टडी में भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो दिस वाज अबाउट शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट कमिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में वी हैव स्टूपिफाइंग एजेंट्स। तो स्टूपिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो लेने वाले को, मतलब जो भी ये सब्सटेंसेस को लेते हैं स्टूपिफाइंग एजेंट को, तो वो पर्सन बिकम्स अनेबल टू थिंक क्लियरली, या फिर वो सराउंडिंग से बहुत इंसेंसिटिव हो जाता है। इसका एग्जांपल है दतूरा, एल्कोहल, कैनाबिस, एट्रोपा बेलेडोना और हायोसेमस। सो नेक्स्ट वी नीड टू राइट अबाउट एक्यूट दतूरा पॉइजनिंग। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल पिक्चर देखते हैं। दतूरा पॉइजनिंग से क्या होता है? दतूरा खाने के आधे घंटे में सिम्टम्स आ जाते हैं। सबसे पहले क्या लगेगा? बहुत ही कड़वा कड़वा लगेगा मुंह में। उसके बाद क्या हो जाए, हाँ, इसका निमोनिक होता है एक, जिससे हम इसे याद कर सकते हैं। वी से इट इज़ ड्राई एज अ बोन, मतलब देयर इज ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट। देन वी से रेड एज अ बीट, कि जो फेस है वो बिल्कुल रेड हो जाता है, बिल्कुल फ्लश हो जाता है, क्योंकि जो क्यूटेनियस ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाती है। देन वी से ब्लाइंड एज अ बैट, तो जो प्यूपिल है वो बहुत ही डायलेट हो जाती है, और डायलेशन की वजह से लाइट से इंसेंसिटिविटी होगी, एंड नियर विजन की जो अकोमोडेशन की पावर है वो पैरालाइज हो जाती है। देन इट इज़ हॉट एज हेयर, तो जो स्किन है बहुत ही ड्राई और हॉट हो जाती है। देन इट इज़ मैड एज अ वेट हैन, मैड इसका मतलब है कि जो पेशेंट है बहुत ही रेस्टलेस, कंफ्यूज, डिलीरियस ऐसा हो जाता है। सो वी नीड टू रिमेंबर दीज 5 वर्ड्स: ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, blind as a bat, hot as a hare, mad as a hen. ओके, उसके अलावा क्या है? देर इज़ डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया और अनक्वेंचेबल थर्स्ट होगी। उसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है फॉलोड बाय अनस्टेडी गेट, हेलुसिनेशन हो सकती है। जब ये डिलीरियम ख़त्म हो जाएगा पेशेंट बहुत ही ड्राउजी सा हो जाएगा, थोड़ी सी रैश आ जाती है, एंड ड्राउजीनेस की कैन लीड टू स्टूपर या कोमा, एंड रियरली रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से डेथ भी हो सकती है। फेटल डोज क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 100 सीड्स। तो व्हाट इज़ अ लीथल डोज फॉर एल्कलॉइड्स? अडल्ट के लिए 60 मिलीग्राम और चिल्ड्रन के लिए 4 मिलीग्राम। विद इन 24 आवर्स डेथ हो सकती है, तो इसका फेटल पीरियड होता है। मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले आप दतूरा को इंजेस्ट कर लिया तो हमें स्टमक में से उसे निकालना है, तो हम स्टमक वॉश करेंगे। किसके साथ कर सकते हैं? पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, या फिर 5% टेनिक एसिड के साथ। तो अब जो दतूरा पॉइजनिंग हो रही है उसको रिवर्स करने के लिए हम फीजोस्टिगमीन या फिर नियोस्टिगमीन देते हैं। उसके बाद क्या है? हाँ, वही उसकी एक्सक्रीशन, उसके एक्सक्रीशन के लिए पर्गेटिव्स देते हैं, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। टंग की मॉइस्टनिंग करेंगे। हाँ, तो हमें कब पता चलेगा कि ट्रीटमेंट है सक्सेसफुल? तो टंग विल स्टार्ट मॉइस्टनिंग
और प्यूपिल्स का साइज़ चेंज होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या है, स्टमक में दतूरा सीड्स दिखेंगे, जीआई ट्रैक की कंजेशन दिखेगी। दतूरा सीड्स में प्यूट्रीफेक्शन नहीं होती तो इसलिए बॉडी की डिकम्पोजिशन के बाद भी हमें दिखेंगे। साइंस ऑफ एस्फिक्सिया सीन। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है, इंडिया में जो स्टूपिफाइंग एजेंट है वो रॉबरी, किडनैपिंग और रेप से पहले देते हैं। इसे रोड पॉइजन भी कहते हैं। ये क्या होता है कि कोई भी अगर ट्रेवलर है तो ट्रेवलर को जो भी क्रिमिनल है वो देगा दतूरा के सीड को खाने, चाय, किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके, और उसे खाने के बाद पर्सन विल बिकम ड्राउजी। तो उसको मतलब जो क्रिमिनल है वो चोरी कर सकता है, और मतलब चोरी कर सकता है, और जब पुलिस को ये ट्रेवलर मिलेगा तो वो उसे ड्रंकर्ड समझेंगी क्योंकि ड्रंकन गेट और डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग होगी। और चिल्ड्रन को इजीली किडनैप किया जा सकता है कैंडी में धतूरा बना के। वुमेन मतलब एब्डक्शन, रॉब्ड एंड रेप हो सकता है। देन एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं जब रो फ्रूट या सीड खा लेते हैं। नेक्स्ट में कम टू डिफरेंशिएट क्वेश्चन। सो मेल एंड फीमेल पेल्विस वाज डिस्कस इन 2018 के पेपर वाली वीडियो। देन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन forensic traumatology. Then we have civil negligence and criminal negligence. So सबसे पहले हम देखते हैं सिविल नेग्लिजेंस। तो सिविल नेग्लिजेंस क्या है कि जो रिक्वायर्ड केयर और स्किल है अगर आपके पास नहीं है तो उसकी वजह से सिविल नेग्लिजेंस होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल क्या है कि जब कोई पेशेंट या उसका रिलेटिव डॉक्टर को स्यू करता है फॉर कंपनसेशन ऑफ इंजरी, या फिर डॉक्टर एक सिविल सूट लाता है जब उसे अपनी प्रोफेशनल फ़ीस की रियलाइजेशन होती है। तो लाइक क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या है कि बिल्कुल ही ग्रॉस नेग्लिजेंस, अटेंशन की कमी या फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से नेग्लिजेंस होना। ये कब होता है कि जब पेशेंट सीरियसली इंजर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, या फिर किसी डॉक्टर की अनड्यू इंटरफेरेंस की वजह से। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिविल नेग्लिजेंस इज जस्ट अगर कोई इंजरी हो गई उसमें मतलब डॉक्टर में वो केयर या स्किल नहीं थी तो उसकी वजह से अगर कुछ इंजरी हुई तो पेशेंट कैन सू द डॉक्टर फॉर कॉम्पनसेशन। क्रिमिनल में सीरियस इंजरी या फिर डेथ हो सकती है। सिविल नेग्लिजेंस का ट्रायल सिविल कोर्ट में होता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में लिटिगेशन होता है। पनिशमेंट इज लायबिलिटी टू पे द कंपनसेशन फॉर द डैमेज। क्रिमिनल नेग्लिजेंस में द गिल्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड अपार्ट फ्रॉम रीजनेबल डाउट। Litigation is between state and doctor. Punishment is imprisonment with or without fine. So the next is a long question. Classify firearms. Discuss the findings of entry wound caused by rifle firearm from various ranges. So सबसे पहले फायरआर्म क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। फायरआर्म एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हम मतलब काम क्या उसका मेन, टू प्रोपेल अ प्रोजेक्टाइल। फायरआर्म में एक बुलेट है जिसको कि उसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे क्योंकि जब हम उसे फायर करते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेवल करता है। तो एक प्रोजेक्टाइल को प्रोपेल करने के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। अब हम प्रोपेल कैसे करेंगे, वो बुलेट बाहर कैसे निकलेगी, उसके पीछे क्या फोर्स लगेगा। तो जो गैसेस है वो एक्सपेंड होके फोर्स लगाएंगी। अब गैसेस एक्सटेंड कैसे होंगी, जो प्रोपेलेंट है उसका कंबशन होगा, कंबशन की वजह से गैसेस एक्सटेंड होगी और इस एक्सपेंशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा विच विल प्रोपेल अ प्रोजेक्टाइल। और ये कंबशन किधर होगा, एक क्लोज स्पेस में, प्रोजेक्टाइल के बेस पे। ठीक है, सो दिस इज़ फायरआर्म। फायरआर्म में क्या आता है, विल सी अ डायग्राम।
सो जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे आगे क्या है, बैरल है जिसमें से बुलेट निकलेगी। इसका आगे वाले एंड को, मतलब जो बीच में होलो पार्ट है उसे मज़ल कहते हैं, आगे वाले एंड को मोस्टली मज़ल कहते हैं। तो ये पूरा बैरल है। एंड देन सबसे पीछे होता है स्टोक। स्टोक के पीछे देयर इज़ अ बट। एंड जहाँ से बुलेट को फायर करेंगे उसे कहते हैं एक्शन या फिर ट्रिगर। सो ये मेरे 3 पार्ट्स है, बैरल, एक्शन और ग्रिप या फिर बट स्टोक। क्लासिफिकेशन क्या है फायर आर्म्स की? सो दे कैन बी स्मूथ बोर्ड, मतलब जो हमने बैरल देखा था ना, उसके अंदर जो पार्ट है वो स्मूथ हो सकता है, उसे स्मूथ बोर्ड कहते हैं, जिसका एग्जांपल है शॉटगन। हाँ, अब ये जो स्मूथ बोर्ड है इसमें हमें 2 ही याद रखना है। जो हमारा बैरल था उसके आगे वाले पार्ट को हमने मज़ल कहते हैं, पीछे वाले पार्ट को ब्रीच कहते हैं। तो अगर बुलेट को आप मज़ल से डालते हो उसे मज़ल लोडर कहेंगे, अगर ब्रीच से डालते हो तो ब्रीच लोडर कहेंगे। देन इट कैन बी राइफल, जो कि अंदर से स्मूथ नहीं होते। तो राइफल फायर हम आगे 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है राइफल। राइफल इज़ ऑपरेटेड बाय एयर एंड गैस, इट कैन बी एयर एंड गैस रिपोर्टेड। देन देयर इज सिंगल शॉट टारगेट प्रैक्टिस पिस्टल, इसमें आता है रिवॉल्वर्स। सो फाइंडिंग्स, अभी हमें एंट्री वूंड की फाइंडिंग्स करनी है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट रेंज शॉट। तो ये सारी रेंजेस हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट रेंज है, क्लोज रेंज है, नियर रेंज है, डिस्टेंस रेंज है। तो ऐसे करके ये सारे रेंजेस है ऑफ द फायर आर्म। सो वी कैन सी द इमेज। क्लोज या कॉन्टैक्ट रेंज क्या होता है, बिल्कुल ही पास में। मिड रेंज हो गया थोड़ा सा दूर, और लॉन्ग रेंज हो गया बहुत दूर। सो यू नीड टू इमेजिन दिस। कॉन्टैक्ट रेंज का मतलब क्या, बिल्कुल ही कम डिस्टेंस पे है फायर आर्म, तो इसमें कोई बर्निंग, कोई टैटूइंग या वूंड के अराउंड कोई सूट नहीं होगा। एंड जो मज़ल है क्या है, अगर कांटेक्ट में है, बिल्कुल ही कांटेक्ट है स्किन से, तो जो मज़ल है उसका फ़िज़िकल इम्प्रिंट दिख सकता है। और जब बुलेट जा रही है अंदर, तो उसके अराउंड जो मसल है उनमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने की वजह से वो ब्राइट पिंक हो सकते हैं। जो एंट्री वूंड है वो बहुत ही स्मॉल और रेगुलर हो सकता है, और लार्ज और इरेगुलर होता है, डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हेड के वूंड है तो बहुत ही लार्ज और इरेगुलर होगा, क्योंकि स्कैल्प और स्कल के बीच में गैसेस एक्सपैंड होके एक बहुत ही इरेगुलर सी ओपनिंग बना सकती है। देन अगर स्कल में फायर आर्म का अटैक हो रहा है, तो देयर कैन बी बर्स्टिंग फ्रैक्चर, तो सेमी एक्सप्लोसिव टियरिंग टाइप ऑफ इंजरी हो सकती है। एंड कॉन्टेक्ट गन शॉट जिधर हुआ है उसके नीचे जो बोन है वहाँ पे सूट डिपॉजिट दिख सकता है। देन वे हैव क्लोज रेंज शॉट की बहुत ही नज़दीक से मारा गया है। इसमें एंट्री शूट विल बी सर्कुलर, साइड में फ्लेम होगी, सूट होगा, टैटूइंग होगी। अगर बॉडी इज़ कवर्ड बाय क्लोथ्स तो सिंगिंग नहीं होगी, हेयर कैन बी बर्न्ड। एंड जो सुपरफिशियल स्किन लेयर है वहाँ पे कॉन्टेक्ट रिंग या फिर एक अब्रेडेड सा कॉलर दिख सकता है, जैसे कॉन्ट्यूजन कॉलर दिखता है कहते हैं। एंड अगर ये रिंग जल्दी ड्राई हो गई तो स्किन डार्क हो जाती है। एंट्री वूंड पे स्मज रिंग या डर्ट कॉलर दिखता है। देन वी हैव नियर रेंज, इसमें टैटूइंग होती है सिर्फ। एंड एंट्री वूंड हैज़ अपीयरेंस ऑफ डिस्टेंट शॉट, साथ में अब्रेजन कॉलर दिखेगा। डिस्टेंस रेंज में कुछ भी नहीं होता, बर्निंग वगैरह। सर्कुलर वूंड होगा, इन्वर्टेड मार्जिन होंगे, छोटा होगा क्योंकि इनिशियली स्किन विल स्ट्रेच, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिखता है, फिर बाद में स्किन श्रिंक हो जाएगी। एजेस विल बी स्लाइटली कॉन्ट्यूस्ड, आसपास की जो स्किन है इट कैन बी एब्रेडेड और स्वेल्ड। तो 2 जोन्स बना देती है जो स्किन है। आउटर एब्रेडेड जोन विच इज़ डार्क रेड या रेड इन कलर, इसे हम कहते हैं एब्रेशन कॉलर। और जो इनर जोन है इट इज़ सोइल्ड बाय ग्रीस कॉलर, ग्रीस, तो इसे ग्रीस कॉलर कहते हैं। हाँ, अगर क्लोथ थे तो उसके फाइबर्स विल बी टर्न्ड इन एट एंट्री, तो इन्वर्टेड होता है मार्जिन्स।